हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये वो तीन एलिमेंट्स हैं जिनकी चाह हर इंसान को जिंदगी में बनी रहती है। और इसके लिए हम अपनी जिंदगी जीने के प्रयास करते हैं, कई सवालों को जवाब ढूंढते हैं, कई सवाल खुद से करते हैं और फिर ये जवाब नहीं मिलते तो थक जाते हैं। मगर टाइम टू टाइम ना कुछ सवाल अपने आप से जरूर करने चाहिए, क्योंकि वो सवाल हमें अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढने में हेल्प करते हैं। और आज की बुक समरी ना उन सवालों को भी आपके सामने रखेगी और उन सवालों का जवाब यानी कि सॉल्यूशन भी। तो आज की बुक समरी है थिंक लाइक अ मॉन्क, जिसे लिखा है जय शेट्टी ने। जय शेट्टी एक ऑथर और लाइफ कोच हैं, जो पहले मॉन्क रह चुके हैं। अपनी स्पीच के माध्यम से वो लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने की प्रेरणा देते हैं और इसी सब्जेक्ट पर जाने माने सेलिब्रिटीज के साथ खुलकर चर्चा करते हैं। शेट्टी ऑन पर्पस नाम के पॉडकास्ट के होस्ट भी हैं। एक ही साल में उसे 64 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। उनकी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक रही है। तो अगर आप जिंदगी से कभी ना खुश रहे हैं, आपको बहुत चिंता रहती है और आप अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी थिंक लाइक अ मॉन्क, ट्रेन योर माइंड फॉर पीस एंड पर्पस एवरी डे बाय जय शेट्टी। क्या आप हर वक्त खुश रह सकते हैं? एक पीसफुल लाइफ की सीक्रेट रेसिपी क्या है? क्या आप मीनिंगफुल लाइफ जीने का तरीका सीख सकते हैं? ये सारे सवाल जो हमने ऊपर पूछे हैं, उनके जवाब सिर्फ संतों के पास होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद एक लक्ष्य होता है। वो अपने प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं और उनकी यही अच्छाई और सच्चाई इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। ये किताब आपको अपनी असली पहचान से रूबरू होना सिखाएगी। आप ये भी सीखेंगे कि हम अपने मन से नकारात्मक विचार यानी कि जिन्हें हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, उन्हें कैसे दूर करें। मॉन्क्स इनके लिए स्पॉट, स्टॉप और स्वैच अप्रोच अपनाते हैं। आप इस बुक समरी से सीखेंगे कि अपने ईगो को हेल्दी कॉन्फिडेंस में कैसे बदला जाए। और सबसे जरूरी बात जो आप सीखेंगे वो ये कि दूसरों की सेवा करना ही मनुष्य की जिंदगी का परम लक्ष्य होना चाहिए, जो उसे सच्ची खुशी और सुख देता है। तो फिर क्या आप भी एक संत का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? अगर हां, या फिर इस बात को समझने के लिए भी तैयार हैं, तो आइए फिर एक जर्नी शुरू करते हैं लर्निंग की। और पहला चैप्टर है पहचान यानी कि आइडेंटिटी। जब आप किसी काम में माहिर बनना चाहते हैं तो एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जैसे आपको बास्केटबॉल सीखना है तो आप माइकल जॉर्डन को सुनेंगे। एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देनी है तो बियॉन्स का कॉन्सर्ट देखिए। अपनी फील्ड के एक्सपर्ट की टिप लेने से आपको बेटर बनने में हेल्प मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए आपको किसकी सलाह लेनी चाहिए? और जाहिर है कि तब आप मॉन्क्स यानी कि संतों के पास जाएंगे, क्योंकि संतों को दुनिया के सुख सुविधाओं से कोई वास्ता नहीं होता। वो अपनी जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं। संत दुनिया के सबसे शांत और संतुष्ट लोग होते हैं। इसलिए जो लोग जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हैं, उन्हें संतों का अनुसरण करना चाहिए। उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। नहीं, इसके लिए आपको नंगे पैर चलने की जरूरत नहीं है और ना ही एक लंगोट पहनकर अपना घर बार छोड़ने की जरूरत है, बल्कि उन लाइफ वैल्यूज को यानी कि उन जीवन मूल्यों को अपनाने की जरूरत है जो संत हमें सिखाते हैं, जिन जीवन मूल्यों पर वो खुद जीते हैं। लेकिन एक संत जैसी सोच रखने का आखिर मतलब क्या है? तो इसका जवाब है जिंदगी को देखने का अपना नजरिया बदलकर हम संतों जैसा जीवन जी सकते हैं। यानी दुनिया को जानने से पहले खुद को जानने और समझने की कोशिश करना, अपने आप पर फोकस करना। आप कौन हैं, क्यों पैदा हुए हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने आप से ये सवाल पूछिए और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। संत जैसा जीवन जीने का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जिसका कोई लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, और सार्थक लक्ष्य और उद्देश्य हो, जिसमें डिसिप्लिन भी हो और दूसरों के प्रति सेवा भाव हो। एक संत की तरह सोचना आपकी आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान से जुड़ा है। आप शायद सोचें कि आपकी आइडेंटिटी आपकी अपनी बनाई हुई है, पर आप गलत हैं। आपकी आइडेंटिटी का ज्यादातर हिस्सा लोगों की आपके प्रति एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है। जब आप परिवार के साथ होते हैं तो उस वक्त आप कुछ और होते हैं, आपका व्यवहार अलग होता है। और जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आपका व्यवहार कुछ और होता है।
हमारी पहचान माहौल और लोगों के हिसाब से अक्सर बदल जाती है। हमारी आइडेंटिटी की कई परतें हैं। अलग अलग रिश्ते में हमारी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है और इस प्रोसेस में हम कई बार अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। तो इस किताब के ऑथर जय शेट्टी को यह कैसे पता चला कि उनकी आइडेंटिटी एक मॉन्क होने से जुड़ी है? वो इसलिए कि उन्हें मॉन्क्स के साथ रहकर एक खुशी और हल्केपन का एहसास होता था, जबकि अपनी फाइनेंस सेक्टर की जॉब से वो खुश नहीं थे। वो अपने भीतर एक खालीपन महसूस करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जय को आसानी से अपनी असली पहचान मिल गई। लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी। उनके पेरेंट्स उन्हें एक बढ़िया नौकरी करते हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि आने वाले कुछ सालों में जय का अपना भी एक परिवार हो और वो सेटल डाउन हो जाएं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर गौर भी कीजिए। क्या यही आपकी जिंदगी का असली मकसद है? क्या ये आपको दिली खुशी देगा, या फिर आप बस इसलिए चाहते हैं क्योंकि लोग आपसे ये चाहते हैं? पर ऐसा मत कीजिएगा। आपकी खुशी किसमें है, यह डिसाइड करना सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। आपकी मीनिंगफुल लाइफ कैसी होगी, इसका फैसला सिर्फ आप और आप करेंगे। लेकिन आप ये कैसे समझेंगे कि आपकी असली पहचान क्या है? तो फिर इसके लिए सबसे पहले अपने मन में झांकिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी वैल्यूज क्या हैं। क्योंकि वैल्यूज ही हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे लिए लाइफ में क्या जरूरी है। क्या हम लाइफ में ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, या काइंड बनना चाहते हैं, या फिर दूसरों की सेवा करना चाहते हैं? वैल्यूज हमें राइट डायरेक्शन में ले जाती हैं और हमारी जिंदगी को एक मकसद देती हैं। जैसे कोई जीपीएस हमारी गाड़ी को अनजान रास्तों पर चलने में मदद करता है। अपनी वैल्यूज एक पेपर पर लिख लीजिए, फिर खुद से पूछिए कि ये वैल्यूज आई कहां से हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने सिखाई, या आपके टीचर्स ने, या फिर आपको कलीग से मिली हैं, या दोस्तों से मिली हैं? और फिर पूछिए कि क्या ये वैल्यूज आपकी खुद की जिंदगी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, या सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए आप उन वैल्यूज पर चलना चाहते हैं बस। और लाइफ में ऐसे कितने मौके आए जब आपने इन वैल्यूज को सच में अपने जीवन में उतारा था? आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस वैल्यू को देते हैं? हो सकता है कि आपको इन सवालों का जवाब ढूंढने में वक्त लगे, लेकिन अपनी वैल्यूज के जरिए अपनी असली पहचान ढूंढना आपको जिंदगी में एक सही दिशा देगा और आपको एक ऑथेंटिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस समझने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास इतनी नकारात्मकता है कि हम चाहें भी तो इससे बच नहीं सकते। और होता यह है कि वही नेगेटिविटी हम दूसरों को भी पास ऑन करते चले जाते हैं। और यह भी एक तरह की नेगेटिविटी ही है, जब हम लोगों की बुराई करते हैं या उनका बुरा सोचने लगते हैं। अक्सर नेगेटिविटी हमें अपने जैसे नेगेटिव लोगों से मिला भी देती है। आपने देखा होगा कि अक्सर आपस में लोग मिलकर बॉस की बुराई करते हैं या ज्यादा वर्कलोड की शिकायत करते हैं। दरअसल ये इंसान का स्वभाव है कि वो दूसरों से कंफर्मेशन चाहता है। अगर उसे कोई चीज बुरी लग रही है तो वो चाहेगा कि दूसरे भी उस चीज की बुराई करें। हम अक्सर किसी चीज का हिस्सा बनकर खुश होते हैं, चाहे वो चीजें नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। ये सब जानते हैं कि नेगेटिविटी हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप जितने ज्यादा नेगेटिव माहौल में रहेंगे या जितने नेगेटिव लोगों से मिलेंगे, आप भी उतने ही नेगेटिव बन जाएंगे। और नेगेटिविटी अक्सर हमारे अंदर गुस्से और नफरत को जन्म देती है। ये हमें दूसरे की तरक्की पर जलना सिखाती है। नेगेटिव इंसान हर चीज में बुराई निकालता है। वो किसी की अच्छाई देख ही नहीं सकता। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन पैदा करती है। क्या आपने कभी किसी नेगेटिव इंसान को खुश देखा है? नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव सोच रखने वाला खुश रह ही नहीं सकता। लेकिन हम अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को दूर कैसे करें? जब आप भी किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके इमोशनली एकदम पीछे हट जाएं। उस वक्त आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर की नजर से हालात का जायजा लेना है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी की नेगेटिव बातों को बगैर नेगेटिव हुए सुने, उन्हें अपने दिल की बात कह लेने दीजिए। लेकिन आप उनकी नेगेटिव फीलिंग से मन ही मन दूर रहिए। अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर करने का एक अलग ही तरीका है। जलन, नफरत, लस्ट, लालच और घमंड, ये सब हमारे मन की कमजोरियां हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स हैं।
लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि इन सब इमोशन से जितना हो सके दूर रहिए। अगर कभी आपको अपने अंदर इन फीलिंग्स का एहसास हो तो आप अपना ध्यान बटाने की कोशिश कीजिए। एक स्ट्रांग विल पावर के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, तुरंत उस इंसान की कोई अच्छाई याद कीजिए। हम जानते हैं कि यह काफी मुश्किल है। भला हम इतनी आसानी से नफरत और जलन से कैसे बच सकते हैं? मगर मुश्किल ही तो है, नामुमकिन तो नहीं। अपनी आदत बना लीजिए कि जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आए, आप उसे काइंडनेस और सिंपैथी जैसे पॉजिटिव थॉट्स में बदल लीजिए। नेगेटिव इमोशन हमें सिवाय दुखों के और कुछ नहीं देते। ये हमारे मन की शांति और सुकून छीन लेते हैं। नफरत करने वाला कभी चैन से नहीं बैठ सकता। मॉन्क्स हमें नेगेटिव थॉट से निपटने का एक तरीका बताते हैं, जो है स्पॉट, स्टॉप और स्वैप। एक बार आपको पता चल गया कि आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो तुरंत उसे स्पॉट कर लीजिए। अब अगला कदम है उस फीलिंग को आने से रोकना। यह मुश्किल स्टेप है, पर आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है। और फिर अंत में इस नेगेटिव इमोशन पर गौर कीजिए, उसे सोचिए, समझिए और फिर उसे अपने माइंड से स्वैप कर दीजिए, यानी कि पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। स्पॉट। एक हफ्ते के लिए कोशिश कीजिए कि आप किसी की न तो बुराई ही करें और ना ही किसी चीज को लेकर के शिकायत करें। आप ऐसा करने में फेल भी हो गए तो भी उसका रिकॉर्ड रखें। हमारा गोल है अपनी शिकायतों को कम करना। जितना ज्यादा आप अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज को समझेंगे, उतना ही उनसे दूर हो पाएंगे। इस मेथड से आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर सवाल भी उठा पाएंगे, जैसे कि ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं और इनका सोर्स क्या है। क्या आप अपने दोस्त की तरक्की से जल रहे हैं, या इस बात से इनसिक्योर हैं कि आप उतने सक्सेसफुल नहीं बन पाए, या कोई और बात आपको परेशान कर रही है। अपने मन में उठ रहे नेगेटिव थॉट्स की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और उस पर गहराई से विचार कीजिए। स्टॉप। नेगेटिव थॉट्स को वहीं का वहीं रोक दीजिए। जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारे जबड़े फिच जाते हैं, हमारे कंधों में एक जकड़न का एहसास होने लगता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। धीरे से अपने हाथ पैर फैलाएं, बॉडी को ढीला छोड़ दें। नेगेटिविटी इंसान के दिमाग को ही नहीं, बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है। एक और तरीका है नेगेटिविटी को रोकने का। खुद को कभी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। किसी अमीर की इंसल्ट करके आप अमीर नहीं बन जाएंगे, या किसी की प्रमोशन से जलकर आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाली। इसके बजाय अपनी तरक्की पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको खुद अपनी वेल बीइंग का ख्याल रखना है। स्वैप। नेगेटिव इमोशंस को स्वैप करने का मतलब है उन पर गौर से विचार करना, उन पर ध्यान देना। आपको कभी किसी मौके पर कुछ बुरा लगा तो उसे एक पेपर पर लिख दीजिए कि आपको क्यों बुरा लगा और आपको क्या बुरा लगा। उस वक्त आपने कैसा रिएक्ट किया, या आपके मन की हालत कैसी थी, यह भी लिखिए। अगर आपके नेगेटिव इमोशंस दूसरों को लेकर हैं तो उन्हें यह बात प्रोडक्टिव तरीके से बताइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको अपने पति का घर देर से आना पसंद नहीं है, तो बजाय गुस्से के उन पर चिल्लाने के आप ये बात शांति से भी कह सकते हैं। उन्हें समझाएं कि उनकी लापरवाही आपको अपसेट करती है, और अगर उन्हें काम में देर भी हो जाए तो वो आपको टेक्स्ट मैसेज करके या कॉल करके पहले इन्फॉर्म कर दें। तो ये एक प्रोडक्टिव तरीका है नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने का। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में स्वैप करना यानी कि बदलना भी एक अच्छा तरीका है। जैसे कि आप अपने दोस्त की सक्सेस से अगर जल रहे हैं तो यह सोचिए कि आप भी उसकी तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं बन सकते। जरूर बन सकते हैं, आप भी मेहनत कीजिए। क्या आपके अंदर कोई कमी है? नहीं ना, तो फिर जलना कैसा। तो इस तरह आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। और इस चैप्टर को यानी कि नेगेटिविटी को समझने के बाद हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, विच इज रूटीन। शांति और सुख का रास्ता आपके रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़ा है। आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर यह सच है। आप शायद बोलें कि मेरे रोज के कामकाज का इससे क्या लेना देना। लेकिन जय समझाते हैं कि अगर हम चाहें तो अपना हर दिन सुख और शांति से बिता सकते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे हाथ में ना हो।
थिंकिंग लाइक अ मॉन्क का मतलब है कि हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत सुबह जल्दी उठने से करनी होगी। यानी रोज के वक्त से 1 घंटा पहले उठें, ताकि आपके पास भरपूर वक्त हो और आपको जल्दबाजी में अपने काम न निपटाने पड़े, जैसे शावर लेना, ब्रेकफास्ट करना वगैरह। अपना हर काम बड़े ध्यान से और एक मकसद के साथ कीजिए। दिन की शुरुआत अगर स्ट्रेस से होगी तो यकीन मानिए कि आपका पूरा दिन स्ट्रेस में जाएगा। फिर आप हर चीज को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, जैसे ट्रैफिक जैम या अपने कलीग और बॉस के साथ कम्युनिकेशन। आप अपने काम या मीटिंग में भी फोकस नहीं कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठने से आपकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा। सुनने में यह आसान है, पर असल में करना मुश्किल है। आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है ना? लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे उठते ही सबसे पहले अपना फोन देखना छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया हमारा काफी वक्त बर्बाद करता है। उठने के बाद सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन्स को फॉलो कीजिए। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके पास काफी वक्त है जो आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। हालांकि जय शेट्टी समझते हैं कि 1 घंटा पहले उठना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तो इसकी आदत डाली जा सकती है। एक हफ्ते के लिए आप 15 मिनट पहले उठने की कोशिश कीजिए। अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार कर लीजिए कि आज आपको क्या क्या काम करने हैं। आप अपना दिन कैसा बिताना चाहते हैं? इसे रोज की तरह बर्बाद करना है या कुछ प्रोडक्टिव करना है? खुद से ये सवाल पूछिए और आप एक सेंस ऑफ पर्पस से भर उठेंगे। ये 15 मिनट सिर्फ आपके हैं। इनका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कीजिए। इन पलों को परिवार या काम की चिंता में गंवाने के बजाय कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे। ऐसी कोई हॉबी या शौक जो आप वक्त की कमी के चलते पूरा नहीं कर पाते, या फिर स्टोर से कॉफी खरीदने के बजाय खुद कॉफी बनाकर फ्रेश कॉफी एंजॉय करें। या फिर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप चाहे जो भी करना चाहें, पर सुबह जल्दी उठने से आपको अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। मॉर्निंग रूटीन की तरह आपका इवनिंग रूटीन भी इंपॉर्टेंट है। हर रोज सुबह से पहले वाली रात आपका रूटीन क्या रहता है, क्योंकि इसी पर आपकी अगली सुबह डिपेंड करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप रात को भरपूर नींद लें, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग उतनी ही फ्रेश और एनर्जी से भरपूर हो। सोने से पहले यह सोचिए कि अगले दिन आपका रूटीन क्या है। इसके अलावा यह आपको एक मीनिंगफुल वे में जीने से और पूरे इंटेंशन के साथ दिन गुजारने में मदद करता है। आपका रूटीन आपको कंफर्ट देता है। एक ही काम रोज करना हमें कंफर्टेबल और सेफ फील कराता है, लेकिन ये सेफ जोन प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। आप अपने रूटीन के इतने आदी हो जाते हैं कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां एंजॉय ही नहीं कर पाते। इसलिए अपने रूटीन में कुछ नयापन जरूर लाएं। कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीजें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप रोज पैदल काम पर जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आसपास के माहौल से बेखबर रहें। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को निहारिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। हो सकता है कि आपके कोने में खुली उस नई बेकरी की तरफ अब तक आपने ध्यान ही ना दिया हो, या रास्ते में पड़ने वाले उस पार्क के खूबसूरत फूलों की तरफ आपका ध्यान ही ना गया हो। आप बेकरी में जाकर डोनट्स का मजा ले सकते हैं या दुकान के मालिक से कुछ बात कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जिंदगी में ये छोटी छोटी खुशियां भी बड़े मायने रखती हैं। आइए रूटीन को समझने के बाद ईगो पर डिस्कस करते हैं। ईगो को समझते हैं। ये सब जानते हैं कि ईगो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह हमारी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आपको लगता है कि आपको अब कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं रही, पर ऐसा नहीं है। इंसान की जिंदगी में सीखने को इतना कुछ है कि यह जिंदगी छोटी पड़ जाए। क्या आपको लगता है कि आप खुद का बेस्ट वर्जन है? जरा फिर से सोचिए, क्योंकि हम सब कुछ ऐसी ही गलतफहमी में जीते हैं। अक्सर लोग अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। वो दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनमें कोई कमी है या उन्हें कुछ सुधार की जरूरत है, और अपने ईगो से वो अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। ऐसे झूठे अहम वाले लोग अति की भी हद पार करने से नहीं चूकते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं। उन्हें औरों की वैलिडेशन चाहिए होती है। यानी एक तरह से ऐसे लोग दूसरों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा खुद को कॉन्फिडेंट शो करना है, और अपने ईगो की वजह से अक्सर ऐसे लोग बेहिसाब झूठ बोलने पर मजबूर होते हैं। कुल मिलाकर उन्हें एक झूठी रेपुटेशन मेंटेन करनी होती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा झूठ किस काम का?
ऐसा ईगो किस काम का जो आपका ही नुकसान करे? आपके ईगो से न सिर्फ आप बल्कि आपके आसपास वाले भी दुखी रहते हैं। आप उनके सामने वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप असल में नहीं हैं, और इस चक्कर में आप अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने से भी बाज नहीं आते। आप चाहे माने या ना माने, पर यह सच है कि जिनका ईगो बड़ा होता है उनसे दूसरों की तरक्की नहीं देखी जाती। उनके अंदर एक जलन की भावना आ जाती है। लेकिन आपको इस तरह की मानसिकता से बचना होगा। हम सब अलग जिंदगी जी रहे हैं, सबके अलग रास्ते, अलग सोच है। इसलिए खुद को किसी और से कंपेयर करना बेवकूफी होगी। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा और ही नुकसान होगा। मगर सवाल यह है कि यह ईगो खत्म कैसे होगा? तो जवाब है ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्रता से। विनम्र बनिए, रोज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम्बल बनने के लिए दो चीजें हमेशा याद रखिए और दो चीजें भूलने की कोशिश कीजिए। वो दो चीजें जो आपको याद रखनी है, पहली है आपने जब किसी का बुरा किया, और दूसरा किसी ने जब आपके साथ भलाई की। इससे आपको अपनी कमियां और गलतियां नजर आएंगी और आपको हम्बल रहने की सीख मिलेगी। आपको एहसास होगा कि आप उतने भी परफेक्ट नहीं हैं जितना आप सोचते थे। दूसरों की भलाई के बारे में याद करके आपको एहसास होगा कि आपको भी लोगों की जरूरत है। इन सब बातों को याद करके आप दूसरों के प्रति सम्मान और एहसान की भावना से भर जाएंगे। और जो दो चीजें आपको भूलनी हैं, उनमें से पहली है भलाई जो आपने दूसरों के साथ की, और दूसरी बुराई जो लोगों ने आपके साथ की। आप किसी के काम आए या भलाई के बारे में सोचा तो आप उसे भूल जाइए। एक बड़ी फेमस कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल। आपको यही बात अपने जीवन में लागू करनी है, क्योंकि जब हमें लगता है कि हमने किसी का भला किया तो हमारे मन में एक घमंड आ जाता है। इसके अलावा किसी के काम आना इंसान का फर्ज है, इसीलिए इसे बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही अपने दिल से बदले की भावना भी निकाल दीजिए। किसी ने आपका बुरा किया तो उसे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि माफ करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं रहता। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, न कि ईगो। हम्बल बनने की प्रैक्टिस कीजिए। अपनी अच्छाइयों और मजबूत पहलुओं पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको अपनी कमियां सुधारने का मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही खुद को स्वीकार करें। किसी और के जैसा बनने की कोशिश न करें। कॉन्फिडेंस का मतलब है हेल्दी सेल्फ एस्टीम, यानी ये जानना कि हम हर रोज प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, यानी कि एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। पर आइए अब अगले चैप्टर में जिक्र करते हैं ग्रेटिट्यूड का, यानी कि शुक्रगुजार होना। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, ग्रेटफुल होना हमें हम्बल बनाता है। लेकिन ग्रेटफुल होने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता। ग्रेटिट्यूड यानी कि अपनी लाइफ वैल्यूज को पहचानना, चीजों को पॉजिटिव साइड से देखना। ग्रेटिट्यूड हमारे बेटर मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। यह आपको एक संतुष्टि और फुलफिलमेंट का एहसास देता है। यही वजह है कि मॉन्क्स हमेशा अपने जीवन में ग्रेटफुल रहने की कोशिश करते हैं, और यही आपको भी करना चाहिए। सुबह उठकर आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? शायद आप भी कई सारे लोगों की तरह अपना फोन चेक करते होंगे, है ना? हाँ, यह आदत हमें लग गई है, और अगर आप नहीं करते हैं तो यह बहुत अच्छी आदत है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि यह कोई अच्छी आदत नहीं है, तो आप इसके बदले कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं करते? सुबह उठते ही सबसे पहले सिर झुकाकर के ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। यह सोचिए कि आप कितने खुश नसीब हैं जो ऊपर वाले ने आपको एक और दिन दिया है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए रोजाना उस परम पिता परमेश्वर को और उन लोगों का धन्यवाद करिए जो आपके करीबी हैं। आपकी जिंदगी में एक सुकून और खुशी खुद ब खुद आने लगेगी। जय शेट्टी कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इंसान को हर हाल में ग्रेटफुल रहना चाहिए। जब चीजें मन मुताबिक होती हैं तो उस वक्त तो हर कोई शुक्रगुजार हो सकता है, पर मुश्किल हालातों में भी हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमें मुश्किलें इसीलिए देता है ताकि हम और भी मजबूत बन सकें। जरूरी नहीं है कि आप कुछ यूं कहें कि हे भगवान, तेरा शुक्र है कि मेरी जॉब छूट गई। नहीं, यह वाकई में बुरा हुआ, पर आप इसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि आपको इससे बेहतर जॉब मिल जाए। हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जिनका हमें पहले से अनुमान भी नहीं होता।
इसीलिए चाहे बुरा भी हो जाए, फिर भी आपको पॉजिटिव बने रहना है। ऊपर वाले के साथ साथ उन लोगों का भी शुक्रिया अदा कीजिए जो आपकी जिंदगी में शामिल हैं। ग्रेटिट्यूड काइंडनेस से जुड़ी है। किसी की भलाई का बदला क्या हम भलाई से नहीं देते? ग्रेटिट्यूड हमें अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए अपने दोस्तों और चाहने वालों को यह बताना मत भूलिए कि आप उनके कितने एहसानमंद हैं, जो उन्होंने आपको इतना प्यार दिया। अपने पेरेंट्स को बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार और सम्मान देते हैं। उन लोगों को शुक्रिया कहिए जो आपके लिए काम करते हैं, जैसे वो स्वीपर जो रोज आपका बाथरूम साफ करता है, वो चौकीदार जो आपके घर की रखवाली करता है, या वो सर्वेंट जो आपकी सेवा करता है। आपके मुंह से निकला धन्यवाद का एक शब्द उन्हें खुश कर देगा और वो दुगने जोश के साथ अपना काम करेंगे। और जाहिर है कि जब आपके आसपास खुशियां ही खुशियां होंगी तो आप भी खुश रहेंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर और समझते हैं सर्विस यानी कि सेवा के भाव को। दूसरों की सेवा किए बिना आप एक मीनिंगफुल जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। जय शेट्टी कहते हैं कि एक मॉन्क होने के नाते उन्हें जो सबसे बड़ी शिक्षा मिली वो है सेवा भाव, यानी किसी के काम आना, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करना। सुनने में बड़ा ही सिंपल लगता है ना, लेकिन जय ने देखा कि बात जब दूसरों की सेवा करने की हो तो अक्सर लोगों को इसमें भी परेशानी होती है। लोग अपनी सुविधा के मुताबिक ही किसी की मदद करते हैं। किसी और की मदद करने में भी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। निस्वार्थ सेवा करने वाले अक्सर कम ही होते हैं। आपको शायद ये बात स्वाभाविक लगे, हम भला दूसरों की मदद कैसे करें जब हम खुद ही परेशानियों में घिरे हों? लेकिन जय के पास इसका जवाब है। आपका सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ बनना आपके साथ साथ दूसरों का भी भला करता है, क्योंकि इसके कोर में आप एक मॉन्क की तरह दूसरों के प्रति एक सेवा भाव मन में लेकर चल रहे होते हैं। इससे आप लोगों की जिंदगी में और ज्यादा खुशियां ला पाएंगे और इस दुनिया को रहने की और भी बेहतर जगह बना पाएंगे। नेचर हमारे साथ क्या करती है? पेड़ हमें निस्वार्थ ऑक्सीजन देते हैं, सूरज हमें निस्वार्थ रोशनी देता है, नदियां अपने मीठे पानी से हम इंसानों की प्यास बुझाती हैं। ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स दूसरे जीव जंतुओं की सेवा के लिए बने हैं और हम इंसानों को भी यही सीख देते हैं। ये मत भूलिए कि इंसान भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है और हम सही मायनों में इंसान तभी कहलाएंगे जब दूसरों के काम आएंगे। संसार का यही नियम है। इसी विश्वास पर दुनिया की रचना हुई है। दूसरों की भलाई और सेवा के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता, क्योंकि संसार के सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं। दुनिया का हर धर्म निस्वार्थ सेवा भाव की सीख देता है, क्योंकि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और इसी में सच्ची खुशी मिलती है। न जाने कितने ही लोग दूसरों की भलाई के काम करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर के दरवाजे हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रखते हैं। कुछ लोग पैसों से दूसरों की मदद करते हैं तो कुछ अपने टैलेंट के दम पर चैरिटी के लिए फंड जमा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि इंसान को रुपए पैसे नहीं कमाने चाहिए। अक्सर लोग सेल्फलेसनेस का गलत अर्थ निकालते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी के काम आने, किसी की मदद करने के लिए हम अपना सब कुछ लुटा दें। सेल्फलेस यानी निस्वार्थ सेवा धन दौलत कमाने के साथ भी की जा सकती है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपने पैसे का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करें। दूसरों की सेवा करके जो सुख मिलता है उसका अलग ही आनंद है। कई स्टडीज भी इस बात को प्रूव करती हैं कि किसी का भला या सेवा करते वक्त इंसान के ब्रेन का प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में किसी के काम आकर हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। और ये तो सब जानते हैं कि खुश रहने वाले ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं और इससे आपकी इम्यून पावर भी बढ़ती है। सेवा भाव में वो ताकत है जो आपको लोगों से जोड़ती है। आपको अपनी जैसी सोच वाले लोगों से मिलने का मौका मिलता है और आप ऊपर वाले के प्रति शुक्रगुजार महसूस करते हैं। आपको यह एहसास होता है कि आप चाहें तो लोगों का कितना भला कर सकते हैं। सेवा भाव से हमारे अंदर कंपैशन, दूसरों के प्रति दया और स्नेह की भावना पैदा होती है। किसी के काम आकर हमारी सेल्फ एस्टीम में भी इजाफा होता है। आप ही बताइए, क्या यह खुशी की बात नहीं है कि इस दुनिया को बेहतर बनाने में हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं? जरूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी मदद करें या हम ये सोचें कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी हम दूसरों का भला कर पाएंगे। नहीं,
ऐसा नहीं है। हमारी एक छोटी सी हेल्प भी किसी के बड़े काम आ सकती है। सेवा का एक मतलब यह भी है कि हम अपने आसपास प्यार और खुशियां बांटें। किसी के दुख में शामिल होना भी एक तरह की सेवा है। न जाने कौन किस हालात से गुजर रहा हो, क्या पता हमारे प्यार भरे शब्द किसी के दर्द में मलहम का काम करें। कम से कम इतना तो हम दूसरों के लिए कर ही सकते हैं कि सबको प्यार और सम्मान दें और सबके प्रति एक दया का भाव रखें। और इस तरह खुशहाल जीवन जीने का एक मंत्र हमारे हाथ में आ जाता है इस बुक समरी को सुनने से। और अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन की ओर, जो कि समराइज्ड वे में इस बुक समरी की लर्निंग हमें रिवाइज करा देता है। आपने इस किताब से सीखा कि संत का जीवन कैसा होता है और हम कैसे एक संत जैसी सोच रखकर अपना जीवन जी सकते हैं। एक संत होने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य हो। एक संत अपने जीवन मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं करता और अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहता है। यह किताब हमें अपनी असली पहचान से रूबरू होना सिखाती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि अपने उसूलों पर जिंदगी जिए। क्योंकि जब हम दूसरों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं तो वो जीना नहीं है, बल्कि एक समझौता है। आप अपनी असली पहचान तभी समझ पाएंगे जब आप अपने जीवन मूल्यों पर जीने की कोशिश करेंगे। आपने इस किताब में यह भी सीखा कि हम अपने भीतर के और बाहर के नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए संतों ने जो उपाय बताए हैं वो हैं स्पॉट, स्टॉप और स्वैप। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके माइंड और बॉडी में नेगेटिविटी कब आती है। अपने विचार एक पेपर पर लिखिए कि आप कितनी शिकायतें करते हैं, कितनी डींगे हाँकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपका मूड ज्यादातर खराब रहता है, यानी जिंदगी से आप खुश कम बल्कि दुखी ज्यादा हैं। अपने मन और शरीर से नेगेटिविटी दूर कीजिए। किसी भी तरह की निराशा और नकारात्मकता को लंबे समय तक मत रहने दें। रोजाना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। नेगेटिव थॉट्स आपके मन को नहीं बल्कि शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपके जबड़ों, गर्दन और कंधों में एक तनाव पैदा करते हैं, जिससे आपके शरीर में एक प्रकार की जकड़न या स्टिफनेस महसूस होती है। आज और अभी अपने आप से यह वादा कर लीजिए कि आप अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देंगे। आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं यह आपको तय करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप अपने मन में किसी के भी प्रति गुस्से या नफरत का भाव रखें या फिर प्रेम और अपनेपन का। यदि गुस्से का भाव रखते हैं तो इसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि जो लोग नफरत, गुस्से और बदले की भावना से भरे होते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। इस बुक समरी में आपने जाना कि ईगो यानी घमंड और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास में फर्क होता है। हमारा ईगो हमें आगे बढ़ने और सीखने से रोकता है और हमें घमंडी बना देता है। इसीलिए हम्बल बनिए और ईगो का नाश कीजिए। दरअसल ईगो का हेल्दी वर्जन कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपको खुद पर विश्वास है। कॉन्फिडेंस हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है और हमें अपना ही बेटर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप एक भरपूर और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको एक मॉन्क की तरह सोच रखनी होगी। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, और सबसे बढ़कर यह देखिए कि आपकी वजह से कितने और लोगों की जिंदगी बदलती है। जैसा कि एक कहावत है कि बाय टचिंग लाइव्स यू हैव चेंज्ड द वर्ल्ड। तो अब मैं हर बार वाला सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ यही इल्तिजा करूंगा कि इस बुक समरी ने जब भी आपकी रूह को, आपके दिल को टच किया हो, वो कौन सी बात थी, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमें सजेस्ट कीजिए। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, लर्निंग को एडॉप्ट कीजिए और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए।